जो टॉपिक है इतिहास उत्पत्ति के आधार पर। लेसन 3 चल रहा है और आज उम्मीद की जाती है कि लेसन 3 पूरा हो जाएगा। इतिहास उत्पत्ति के आधार पर जो टॉपिक है आज, हिंदी भाषा की शब्दावली की उत्पत्ति के अनेक स्रोत हैं। कुछ शब्द संस्कृत के, कुछ संस्कृत से थोड़ा बदलकर तथा कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को सम्मिलित किया गया है। शब्दों की इस उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत से हिंदी में इन शब्दों का ज्यों का त्यों ले लिया गया है। ये संस्कृत के शुद्ध या अधिकृत शब्द हैं, जैसे जल, विद्या, नर, गगन, पवन, पुरस्कार आदि। तद्भव शब्द वे होते हैं जिनका रूप परिवर्तन हो चुका है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों से निकले विकृत या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे जीव, कन्हैया, सांप, कान, घी, दूध, हाथ। क्रमशः संस्कृत के शब्द जीवा, कृष्ण, सर्प, कर्ण, घृत, दुग्ध और हस्त के विकसित रूप हैं। देशज शब्द उन्हें कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति का पता न चल सके, किंतु केवल इतना ज्ञान हो कि इनको न तो तद्भव शब्द और न विदेशी कहा जा सकता है। जिन शब्दों का विकास शब्द में ही हुआ हो वे गैर हिंदी भाषी एवं हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगों के संपर्क के कारण बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं, जैसे बांग्ला से आए शब्द गल्प, उपन्यास एवं मराठी से आए शब्द चालू, बाजू आदि। किंतु बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में यह निश्चित है कि वे किसी देशी भाषा से आए हैं, किंतु किस भाषा से आए हैं यह अनिश्चित है, जैसे चिड़िया, पगड़ी, रोटी, दाल, नटखट आदि। अर्धतत्सम शब्द वे शब्द तत्सम और तद्भव के बीच में आते हैं। इस वर्ग के शब्दों का उल्लेख बहुत से भाषा विज्ञान वेत्ता करते हैं, जैसे गिरियर्सन चटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा आदि। कृष्ण का किशुन या किशन जैसे शब्द ही अर्धतत्सम या अर्धतद्भव हैं। वस्तुतः यह वर्ग ठोस विचार भूमि पर आधारित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि तद्भवता एवं तत्समता पूर्ण अपूर्ण, आधी, तिहाई या चौथाई कितनी हुई है, इसे नापने के लिए कोई आधार नहीं है। विदेशी शब्द उन्हें कहा जाता है जो बाहर से आए हैं। हमारे देश में अंग्रेजों व मुसलमानों का राज्य रहा है, वह उनके संपर्क से फलस्वरूप बहुत से विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए हैं। वे शब्द जिन्हें हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किया है जो इस प्रकार है। फारसी भाषा के शब्द हैं दुकान, चाकू, अदालत। अरबी भाषा के शब्द हैं हकीम, सिफारिश, इमारत। तुर्की भाषा के शब्द हैं अलमारी, कालीन, दरोगा, तोप। पठानी भाषा के शब्द हैं पठान। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं मेज, कमरा, गोदाम, गिरिजा। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं रेडियो, रजिस्टर, स्टेशन मास्टर। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं कारतूस। द्विज शब्द जो दो भाषाओं के सम्मिश्रण से बने शब्दों को द्विज शब्द कहा जाता है, जैसे डबल रोटी, शीतला बक्स। अनुकरण शब्द वे शब्द जिनका निर्माण पशु पक्षियों आदि की ध्वनियों के अनुकरण से किया जाता है, जैसे टप टप, म्याऊं म्याऊं, भौं भौं, कांव कांव आदि। द्विरुक्ति के आधार पर द्विरुक्ति का अर्थ है पुनरुक्ति या आवृत्ति। यह 3 प्रकार की होती है। पूर्ण द्विरुक्ति एक ही प्रकार के सार्थक शब्द भेद की आवृत्ति से पूर्ण द्विरुक्ति होती है, जैसे घर घर देखा एक ही लेखा, कोई कोई अपना अपना, लाल लाल मोटे मोटे, जाते जाते खाते खाते, धीरे धीरे पास पास, राम राम छी छी, पास ही पास, गाँव का गाँव। अपूर्ण द्विरुक्ति है भिन्न प्रकार के सार्थक या निरर्थक शब्दों की आवृत्ति से अपूर्ण द्विरुक्ति का निर्माण होता है। यह द्विरुक्ति 3 प्रकार से होती है। 2 सार्थक शब्दों की संज्ञा से काम धाम, बाल बच्चे, कितना काम धाम कैसा चल रहा है भाई, और बाल बच्चे ठीक हैं, ये आदि। सर्वनाम से होता है जो सो, जो कोई आदि। विशेषण से काला कलूटा, अंधा काना आदि। क्रिया से होता है हंसना,
हंसना रोना, खाना पीना आदि। क्रिया विशेषण होता इधर उधर, जैसे तैसे आदि। दो निरर्थक शब्दों की अंट संट, टीम टाम, झटपट आदि। एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द की संज्ञा में टाल मटोल, पूछताछ आदि। विशेषण है ठीक ठाक, टेढ़ा मेढ़ा आदि। क्रिया में दौड़ना, धूपना आदि। अव्यय है आमने सामने, आसपास आदि। अपूर्ण विभक्ति को ही सहचर शब्द कहा जाता है। नीचे कुछ सहचर शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। आगे पीछे, छीना झपटी, घास पात, खान पान, लड़ाई झगड़ा, बंधु बांधव, टाल मटोल, पान पत्ता, भाग दौड़, रोना बिलखना, देवी देवता, दौड़ धूप। हिंदी में कुछ शब्द तो आर्य भाषाओं से, कुछ प्रादेशिक भाषाओं से व कुछ विदेशी भाषाओं से आए हैं। किसी भाषा के संपूर्ण शब्द समूह का ठीक अनुमान लगाना कठिन कार्य है। शब्द समूह का तात्पर्य है उस भाषा के में प्रयुक्त समस्त शब्दों के समूह से है। हिंदी का सबसे बड़ा कोश बृहत हिंदी कोश है, जिसमें लगभग 1,36,000 शब्द हैं। इसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी में लगभग 1.5 लाख शब्द अवश्य होंगे। किसी भाषा का शब्द समूह उसकी समृद्धि का परिचायक होता है, क्योंकि उचित शब्दावली के अभाव में भाषा प्रभावशाली नहीं हो पाती। समृद्धशाली शब्द समूह पर उस भाषा का साहित्य की समृद्धि निर्भर करती है। गद्य पद्य में प्रयुक्त वाक्यांश एवं उनको समझना, ये टॉपिक है। ऐसा कहा गया है कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भाव या विचार अभिव्यक्त करना अच्छे लेखक या वक्ता का गुण है। इसके लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है जो विभिन्न वाक्यांशों या शब्द समूहों को अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से रचनाओं एवं भाषाओं में कसावट आती है तथा अभिव्यक्ति प्रभावशाली होती है। कभी कभी मात्र वाक्यांशों को पढ़ने मात्र से ही बात अत्यधिक स्पष्ट हो जाती है तथा वक्ता या लेखक का उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है। उदाहरणों द्वारा इस बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे यह कार्य क्षमा करने योग्य नहीं है के स्थान पर यह कार्य अक्षम्य है। यह वाक्य अधिक गढ़ा हुआ और प्रभावशाली लगता है। इस प्रकार के शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास की सहायता से की जाती है, क्योंकि उपसर्ग, प्रत्यय, समास की सहायता से नए शब्द बनाए जाते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही वाक्य एवं शब्द दिए जा रहे हैं जिससे वाक्यों के द्वारा की गई लंबी अभिव्यक्ति को शब्दों के रूप में संक्षेप में प्रयुक्त किया गया है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य है, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो अग्रगण्य। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसका जन्म बाद पीछे हुआ हो अनुप, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी उपमा न हो अलोकमय, जो कामना रहित हो निष्काम, जिसका मूल्य न हो अमूल्य, जो सबको एक सा समझता हो समदर्शी, जो दूर की न देखे यानी सोचे अदूरदर्शी। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नई वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।